नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 83वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित हैं? तो ये हैं बनावली और राखीगढ़ी, ये हरियाणा में अवस्थित हैं। एक और तीन कालीबंगा राजस्थान में अवस्थित हैं और रोपड़ पंजाब में अवस्थित है। कालीबंगा से हलों के जुते हुए साक्ष्य मिले हैं। बनावली से हमको एक मिट्टी का हल मिला है, टेराकोटा का पका हुआ हल मिला है बनावली से। राखीगढ़ी से हमको एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार ये थी मल्लीनाथ जी जो है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो है महिला तीर्थंकर थी। ठीक है, और ये 19वें तीर्थंकर थे, जबकि दिगंबर परंपरा के अनुसार ये एक पुरुष थे, ये महिला नहीं थी। सुमतिनाथ 5वें तीर्थंकर थे। शांतिनाथ 16वें तीर्थंकर थे। अरिष्ट नेमी 22वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने संलेखना को ग्रहण किया? तो संलेखना को ग्रहण करने वाले राष्ट्रकूट शासक थे अमोघवर्ष ने संलेखना पद्धति से अपने प्राणों का त्याग किया था। ठीक है, और हमको ये पता है कि मौर्य वंश के जो शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने भी संलेखना पद्धति के माध्यम से ही अपने प्राणों का त्याग किया था। हम ये भी जानते हैं कि संलेखना पद्धति एक जैन पद्धति है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है जल अन्न सभी प्रकार का जो है पदार्थ त्याग देता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को संलेखना पद्धति कहते हैं। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक है, कृष्ण तृतीय का टाइम पीरियड था 939 से 967, 939 से 967 जो है इस समय कृष्ण तृतीय ने शासन किया था। मान्यखेत के राष्ट्रकूटों का यह अंतिम महान सम्राट था कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका किसके शासनकाल में लिखी थी? तो ये लिखी थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये मसनवी लिखी गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। गुजरात के राजा रायकरण की पुत्री थी देवल रानी, और खिजर खां की प्रेम कहानी है आशिका में खिजर खां जो अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र थे खिजर खां, और गुजरात के राजा रायकरण की पुत्री देवल रानी की इसमें प्रेम कहानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ था? तो विजयनगर साम्राज्य में नायकों को दिया गया अनुदान अमरम कहलाता था। नायकों या सैनिकों को दिया गया अनुदान अमरम कहलाता था। नायकों को वेतन के बदले एवं स्थानीय सेना का खर्च चलाने के लिए विशेष भूखंड दिया जाता था, जिसे अमरम कहा जाता था। चूंकि नायक अमरम भूमि का प्रयोग करते थे, अतः उनको अमर नायक भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत गुरुनवीस अथवा चटनीस का क्या कर्तव्य था? तो गुरुनवीस अथवा चटनीस का कर्तव्य था शासक की पत्र व्यवहार में मदद करता था। ये शासक की पत्र व्यवहार में मदद करता था गुरुनवीस अथवा चिटनीस। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। वित्त मंत्री होता था मजूमदार या अमात्य वित्त मंत्री होता था। अष्टप्रधान की शुरुआत की थी शिवाजी ने। इसमें 8 प्रमुख जो है मंत्रालय होते थे, 8 प्रमुख मंत्रालय होते थे, उनके 8 मंत्री होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में सर्वाधिक पूंजी निवेश किस क्षेत्रों में हुआ? तो ये हुआ था ब्रिटिश काल में सर्वाधिक पूंजी निवेश हुआ था रेलवे में,
बैंकिंग में, बीमा में तथा जहाज रानी में। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश भारत में रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था? ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा है। तो ये स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को ओल्ड कांग्रेस का ओल्ड ग्रैंड मैन भी कहा जाता था और इन्होंने ही प्रथम ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के गुणों में से नहीं था? तो हमको ये पता है कि स्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस ने 1893 में इसको स्टार्ट किया था। इसमें यही व्यवस्था थी कि जो है बार बार जो भू राजस्व है उसका निर्धारण ना करना पड़े और एक बार ही स्थायी तौर पर भू राजस्व का निर्धारण कर दिया जाए, ताकि इससे जो राजस्व देगा और कंपनी दोनों को फायदा होगा। क्योंकि इससे ये फायदा होगा कि कंपनी निश्चिंत हो जाएगी कि हमको जो है तय भू राजस्व मिलेगा, एक निश्चित समय पर तय भू राजस्व मिलेगा, और जो देने वाला है वो भी निश्चित हो जाएगा कि एक तय राजस्व देने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह उसका होगा, इसलिए वह खेती में इन्वेस्ट भी करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए है, इसने सरकार के लिए वार्षिक निश्चित भू राजस्व सुनिश्चित किया, जो कि सही स्टेटमेंट है। अभी हमने जाना कि इसने वार्षिक निश्चित भू राजस्व जो है सुनिश्चित कर दिया सरकार के लिए। बी है, सरकार स्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित कर समय समय पर होने वाले बंदोबस्त से मुक्त हो गई। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त को प्रस्तावित करने के बाद जो है ये बंदोबस्त एकदम जब तक ब्रिटिश साम्राज्य रहेगा तब तक ये जो है बंदोबस्त था। इसलिए ये बार बार बंदोबस्त करना पड़ता था राजस्व का, उससे जो है सरकार मुक्त हो गई ये बंदोबस्त करके। सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही हो गया। सी है, इसने कंपनी के लिए एक निष्ठावान जमींदार वर्ग का निर्माण किया, ये भी सही स्टेटमेंट है। जब कंपनी स्थायी बंदोबस्त लागू करने की योजना में थी तब उसने सोचा कि ऐसा कौन सा वर्ग है जिसको जो है इसमें जो है मुख्य भूमिका में लाया जाए, ताकि ये वर्ग जो है कंपनी के प्रति, ब्रिटिश इंडिया के प्रति जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति वफादार बने। तो उनको सूझा कि ये ऐसा वर्ग जमींदार वर्ग हो सकता है, इसलिए उन्होंने जमींदार वर्ग के साथ स्थायी बंदोबस्त किया। तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। और डी ऑप्शन है, इसने किसानों के हितों को सुरक्षित किया, ये ऑप्शन गलत है। इसने किसानों के हितों को सुरक्षित नहीं किया बल्कि उनको वल्नरेबल बना दिया। ठीक है, कैसे बना दिया कि पहले तो इसमें क्या किया कि किसानों का जो भूमि अधिकार है वह छीन कर जो है जमींदारों को दे दिया, और जो स्थायी बंदोबस्त किया गया वह जमींदारों के साथ किया गया, यानी कि जो है राजस्व वसूला जाएगा वह जमींदारों से वसूला जाएगा, किसानों से उनका कोई संपर्क नहीं है। फिर जमींदार चाहे तो किसानों से कितना भी राजस्व वसूल सकते हैं, इसलिए जो है बहुत सारे जमींदार किसानों से जो है उनका शोषण भी करते थे, उनसे मनमाना जो है राजस्व वसूल करते थे। इसलिए ये कहना कि उनको उनके हितों को सुरक्षित किया गया, ये एकदम गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तुहफात उल मुवाहिदीन राम मोहन राय द्वारा लिखित लेख है। एकदम सही है, ये लेख राम मोहन राय द्वारा लिखा गया और ये 1803 में प्रकाशित किया गया राम मोहन राय के द्वारा। इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है पहला लेख है जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है राम मोहन राय के द्वारा। तो 1803 में राम मोहन राय ने एक फारसी ग्रंथ लिखा तुहफात उल मुवाहिदीन, ये इसका अर्थ है एकेश्वरवादियों का उपहार, और ये 1803 में प्रकाशित किया गया। और इसमें मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है पहला लेख था ये, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। राम मोहन राय के बारे में हम जानते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राम मोहन राय को। राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राम मोहन राय के प्रयासों से ही जो है सती प्रथा का उन्मूलन हो सका। 1829 में राम मोहन राय के प्रयासों से ही एक कानून बनाया गया जिसमें सती प्रथा का उन्मूलन जो है किया गया। ये राम मोहन राय के ही प्रयास थे। ठीक है,
ठीक है साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 83 यहीं समाप्त होता है। 83वां लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।